दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागर फिर से हाजिर हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स को लेकर कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर कर लिए थे। आज की जो क्लास है वो होने वाली है अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। ये 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा कल की क्लास से कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं आपको। कल की जो क्लास है हमने उसमें मूल अधिकार की सामान्य अर्थ ये हमने पढ़ लिया था। एक तो छोटी छोटी मूल अधिकार से रिलेटेड जो बेसिक प्रश्न बनते हैं उन पर भी एक बार फोकस कर लें। इसमें आप देखोगे कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। अगर भाग नहीं पूछकर अनुच्छेद पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 इसमें मूल अधिकार आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें कि भाग जो 3 है भारतीय संविधान को, तो दोस्तों इसको भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। क्लियर है? एक प्रश्न और बनता है यहां से मूल अधिकारों से। जब आपने स्रोत पढ़े थे तो आपको पता होगा दोस्तों कि मूल अधिकारों की बात सबसे पहले आपको मिलती है, तो वो मिलती है अमेरिका के संविधान में। किसमें? अमेरिका के संविधान में। जब हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी और भारत के संविधान में अमेरिका से ही मूल अधिकारों को ग्रहण किया गया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। और हमने कल की क्लास में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 ये भी पढ़े थे। अनुच्छेद 12 में दोस्तों किया गया है राज्य को परिभाषित, मतलब राज्य की परिभाषा आपको देखने को मिलती है, तो वो है साथियों अनुच्छेद 12। क्लियर है? अब राज्य की बात करें हम तो राज्य जैसे ये राज्य नहीं है जैसे हम पढ़ते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, ये राज्य नहीं है। इसमें जो राज्य की परिभाषा है वो अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरह से सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पोषित, ठीक है, सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पोषित जो भी संस्थान है वो सब राज्य की परिभाषा के दायरे में आते हैं। इसमें आपने 4 कैटेगरी पढ़ी थी। सबसे पहले राज्य की परिभाषा में आप देखोगे संघ सरकार, जिसको आप संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संसद। अगर राज्य सरकारों की मैं बात करूं तो राज्य सरकारें जिनको आप विधान मंडल कहते हो, तो विधान मंडल। दूसरा इसमें हमने पढ़ा था पंचायत है, मतलब एक तरह से ग्रामीण स्वशासन या नगरीय स्वशासन की इकाइयां भी इसमें आएंगी। और क्या था इसमें? जैसे अन्न बोर्ड है, कोई निगम है ना, जो कि राज्य द्वारा पोषित है, वो सारे के सारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 देख लें जल्दी से, क्योंकि पिछली क्लास में हम दोनों को पढ़ चुके हैं डिटेल में। आर्टिकल 13 की बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिलेंगी अल्पीकरण की विधियां। क्या है? अल्पीकरण की विधियां हैं। क्या है? अल्पीकरण की विधियां। अल्पीकरण का मतलब क्या है? जैसे दोस्तों इसमें 3 सिद्धांत हमने पढ़े थे। याद आ रहा है कुछ? जिसमें हमने पहला पढ़ा था पृथक्करणीयता का सिद्धांत, है ना। एक हमने इसमें देखा था आच्छादन का सिद्धांत, है ना, ये था। और एक था दोस्तों अधित्याग का सिद्धांत, है ना। अब ये जो अल्पीकरण है, कहने का तात्पर्य ये है अनुच्छेद 13 एक तरह से बहुत विशेष अनुच्छेद है। क्यों? क्योंकि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है।
अब न्यायिक पुनरावलोकन कैसे प्रदान करेगा? तो दोस्तों भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व और लागू होने के बाद जो भी कानून है, अगर एक तो लागू होने से पहले, है ना, और लागू होने के बाद जो भी कानून है, अगर वो कानून मौलिक अधिकारों की दृष्टि से असंगत हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका उनको क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13 के तहत अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है तो। क्लियर है साथियों? 12 और 13 जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे, उसको आज फिर से रिवाइज करा के मैंने आपको पिछली क्लास से कनेक्ट किया है। तो चलते हैं अनुच्छेद 14 की ओर, थोड़ा सा और पढ़ लें। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेदों, वो अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की संख्या थी दोस्तों 7, और अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? तो वो हैं 6। क्लियर? अब देखिए 7 समानता का अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की तो अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, और 7वां जो अधिकार होता था वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा भी देते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 में जो वर्णित था, इसको एक संविधान संशोधन करेंगे, वो है दोस्तों 44वां, 1978 में होगा, और इसके द्वारा अनुच्छेद 31 को निरसित किया जाएगा। और वर्तमान में ये जो अनुच्छेद है ये 300A में एक सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में शामिल है। क्लियर है साथियों? अब देखेंगे आप वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में 6 हैं, पहले 7 थे। क्लियर है? 6 के 6 अधिकार ये रहे। अब चलते हैं एक एक मौलिक अधिकार, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से 18, और इसमें है समानता का अधिकार। जैसा कि क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि हमारी जो क्लास है इसमें विशेष रूप से फोकस रहेगा समानता के अधिकार पर, अनुच्छेद 14 से 18, है ना। चलते हैं अनुच्छेद 14 की ओर। यहां से जो प्रश्न बनेगा, ये जो समुच्चय है ये याद रखना है आपको कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता के अधिकार का वर्णन करता है। एक एक अनुच्छेद को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में आपको मिलेगा विधि के समक्ष समता। विधि अर्थात कानून। विधि का मतलब क्या होता है? विधि, विधि माने होता है दोस्तों कानून। क्लियर है? अब विधि के शासन की बात हो रही है इसमें। किसका शासन है? विधि का शासन, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जो कानून के अकॉर्डिंग चले, विधि के अकॉर्डिंग चले, वो विधि का शासन है। किसी व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, विधि के अकॉर्डिंग चलना है, वो शासन व्यवस्था विधि की है। विधि के शासन की सर्वप्रथम अगर कोई बात करता है वो विचारक, तो आपको याद रखना है डायसी। क्या है? डायसी। डायसी है जो पहली बार विधि के शासन की एक तरह से परिकल्पना देता है, या पहली बार विधि के शासन की बात करने वाला कोई विचारक है, तो वो है डायसी। अब ये जो विधि के समक्ष समता है ना, ये जब मैंने संविधान के स्रोत आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था हमने भारतीय संविधान में इसको कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण कर लिया? ब्रिटेन से ग्रहण कर लिया। अब देखो इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनेंगे। एक तो विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में। या आजा अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है? तो विधि के समक्ष समानता। एक तो प्रश्न ये। दूसरा, विधि के शासन की एक तरह से जो परिकल्पना है, सर्वप्रथम कौन व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम विधि के शासन की बात की? तो वो आपको याद रखना है डायसी। विधि के समक्ष समता या समानता जो हमने लिया है वो भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण कर लिया? तो ब्रिटेन से ग्रहण कर लिया। अनुच्छेद 14 में ही एक बात और आती है
वो है विधि का समान संरक्षण, ये भी है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। विधि के समान संरक्षण की मैं बात करूं, एक मिनट, इन दोनों को एक बार में आपको डिफरेंसेज क्या क्या है ये बताने का प्रयास करो। पहले तो एक तरफ हम ले लें विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता, और एक पार्टीशन कर लेते हैं हम दोस्तों विधि का समान संरक्षण। क्लियर है ना? विधि का समान संरक्षण, दोनों में जब आप अंतर करोगे तो देखो विधि के समक्ष समता हमने ग्रहण की हमारे भारत के संविधान में ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने ली अमेरिका से, है ना? अब विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब है विधि के समक्ष सभी समान, यही तो है, सभी समान, अर्थात कानून के समक्ष सभी के सभी समान है। ये कहता है नहीं, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ये बात करेगा कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान नहीं है, जो कि विधि के समक्ष समानता बतलाता है। दोनों में डिफरेंस समझे। एक अगर मैं डिफरेंस करूं इसमें तो ये एक तरह से संकुचित या नकारात्मक अवधारणा है, बहुत संकुचित है, इसका क्षेत्र व्यापक नहीं है। और अगर विधि का समान संरक्षण की बात करें तो ये एक व्यापक और सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि दोस्तों सभी परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में जैसे ही आप क्वालिफाई होंगे और आपकी काउंसलिंग होगी तो आप देखोगे काउंसलिंग के लिए आपकी चाहे रैंक कितनी ही क्यों ना हो, सबसे पहले विकलांग, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, आपको नहीं। तो इसका कारण यही है, यह है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। और विधि के समक्ष समता क्या कहती है? कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है, यह बताता है आर्टिकल 14। चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 की ओर। अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध या निषेध करता है। 5 आधार कौन कौन से हैं? यहां से ये प्रश्न भी बनता है। धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है और मूल वंश है। ठीक है, धर्म है, वंश है, जाति है, लिंग है और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का पूर्ण रूपेण प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 15(1) के तहत। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, 3 आर्टिकल थे जो भारतीय संविधान में थे, वो है 15(1), 15(2) और 15(3). कितने थे? 15(1) था, 15(2) थे और 15(3) थे। ये तो मूल संविधान में थे। जब आप देखोगे वर्तमान में, तो वर्तमान में इसमें एक और आर्टिकल जुड़ेगा 15(4), 15(5) और 15(6). इसका मतलब इसमें बाद में होंगे संविधान संशोधन। पहले पढ़ते हैं 15(1) को। 15(1) क्या कहता है? 15(1) कहता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो राज्य का, उसके साथ आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान, ये 5 आधार बताए इन्होंने, और 5 आधारों पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते आर्टिकल 15(1) के तहत। ठीक है, 15(2) है, ये कहता है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान है। ठीक है, अब सार्वजनिक स्थान में जैसे देखो होटल हो गया, मतलब भोजनालय है ना, कोई कुआं हो गया, कोई बावड़ी हो गई, कोई स्नान घाट हो गया, इन पर
प्रवेश से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, अनुच्छेद 15(2) के तहत। अनुच्छेद 15(1) और 15(2) क्लियर है। ये मूल संविधान में थे। 15(3) क्या कहता है? 15(3) कहता है कि अगर राज्य चाहे तो क्या करेगा? बालकों के लिए, किसके लिए दोस्तों? बालक और महिला, बालक और महिलाओं को विशिष्ट संरक्षण प्रदान कर सकता है। अर्थात कोई विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती हैं आर्टिकल 15(3) के तहत। और इसमें यह प्रावधान किया गया है, जैसे अभी महिला की बात की है तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर लिंग के आधार पर भेदभाव का तो निषेध है आर्टिकल 15(1) के तहत। तो दोस्तों 15(3) के तहत यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अगर चाहे, मतलब राज्य चाहे, राष्ट्र चाहे, संसद चाहे तो क्या करेगी? सरकार चाहे तो आप बालकों के लिए और महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रयोजन, विशेष प्रावधान कर सकते हो, जिसको 15(1) और 15(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है साथियों? 15(1), 15(2) और 15(3) ये मूल संविधान में थे। 15(4) की अगर बात करें तो 15(4) मूल संविधान में नहीं था। इसका मतलब कोई ना कोई संशोधन होगा। और दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन होगा जो आपको याद है कब हुआ? 1951। क्योंकि इससे रिलेटेड मैं एक बात आपको पहले भी बता चुका हूं। इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी। याद आया? अब बात करें प्रथम संविधान संशोधन की। तो दोस्तों मद्रास में, कहां की घटना है? मद्रास की घटना है। अच्छे से समझें एक बार इसको। मद्रास में क्या था? सांप्रदायिक आधार पर, मतलब जातिगत आधार पर, ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। ठीक है। अब एक बाद आएगा 1951 में, मद्रास बनाम, कौन सा बाद है? मद्रास बनाम चंपाकम दौराईवाद, चंपाकम दौराईजन, ये बाद है। और इसमें एक निर्णय आएगा दोस्तों कि अगर कोई सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से कोई पिछड़ा है, क्या है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो आप क्या करोगे? ये जो आधार है ना, इस आधार को इन्होंने असंगत ठहरा दिया कि आप जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दे रहे हो ना, ये गलत है। तो भाई क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए तो इन्होंने 3 आधार निकाले। एक तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, दूसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इन 3 आधारों पर क्या होगा? इन 3 आधारों पर आप क्या कर सकते हो? शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया 15(4) के द्वारा। अनुच्छेद 15(4) कहता है चंपाकम दौराईवाद, जो दौराईजनवाद है, मद्रास बनाम, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आप ये जो सांप्रदायिक आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दे रहे हो, ये गलत है। आपको ये आधार रखने हैं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आधार पर आप आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसमें? शैक्षणिक संस्थानों में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(5) की। तबीयत थोड़ी खराब है। अनुच्छेद 15(5) साथियों, मनमोहन सिंह की सरकार थी।
मंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी। 2004 से 2014 तक भारत रहे हैं और इन्हीं के समय की घटना है 2005-6 में 93वां संविधान संशोधन होगा 2005 में। और मैं आपको बता दूं, आइए, वो एम्स दिल्ली का मामला है, खूब आंदोलन हुआ। क्यों? और ये प्रावधान करता है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण। 2005 से पहले आप देखोगे आईआईटी, आईआईएम, इनमें ये जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। लेकिन 93 संविधान संशोधन होगा 2005 में और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा और कैटेगरी वो ही रखी जाएंगी 3, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है एक तो दोस्तों, सामाजिक और शैक्षणिक। दूसरा है अनुसूचित जाति का और तीसरा है दोस्तों अनुसूचित जनजाति का। क्लियर? इन 3 आधारों पर आर्टिकल 15(5) जुड़ेगा 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी रिजर्वेशन का, आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्लियर है? 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5). अब चलते हैं दोस्तों, एक और है इसमें 15(6). 103वां संविधान संशोधन अगर आपको याद हो 2019 में होगा। 2019 में होगा और इसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 आपको याद रखना है। ये थे आपके अनुच्छेद 15 में वर्णित 6 आर्टिकल दोस्तों। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आप किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, निम्नतम स्तर से उच्चतर स्तर तक की परीक्षा की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसा कि मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 395, भारतीय संविधान के पूरे 22 भाग और 12 की 12 अनुसूचियां आपकी उंगलियों पर हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, नोट्स बनाते चलना है और वीडियो को अंत तक देखना है। ये था आपका आर्टिकल 15। अनुच्छेद 16 की बात करें, तबीयत थोड़ी खराब है। अनुच्छेद 16 में वर्णित है लोक नियोजन में अफसर की समता, अर्थात सरकारी नौकरी में अफसर की समानता। देखो अनुच्छेद 15 जो वर्णित करता है, अनुच्छेद 15 कहता है 5 आधारों पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करोगे आप। ये जो अनुच्छेद 16 है ये थोड़ा विस्तृत है, जो 16 का 2 आर्टिकल बताएगा। अब ये जो है ये वर्णित है 16(1) में। ये है कि आप कोई भी राज्य है, क्या है, राज्य लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा। ये कहता है आर्टिकल 16 का 1 कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं, लोक नियोजन हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव आपको नहीं करना है। अनुच्छेद 16(1) के तहत
इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे अनुच्छेद 16 का 2, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है? देखो, ये 15 से थोड़ा व्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापक। अब आप कहेंगे सर व्यापक कैसे होगा? तो जब आपने आर्टिकल 15 पढ़ा था तो उसमें था धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और क्या था दोस्तों? जन्म स्थान। यही मिलता है। ये 5 आधार बताए थे। कितने बताए? 5 आधार। और 5 आधार बताए, आपको इन आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, लेकिन इसमें थोड़ा व्यापक करेंगे और इसमें 2 आधार और जोड़े जाएंगे, जिसमें एक तो आधार है आपका उद्भव। क्या है? उद्भव अर्थात ओरिजिन। ओरिजिन को लेकर दूसरा आधार इसमें जोड़ा जाएगा निवास को लेकर, रेजिडेंस। क्लियर है? निवास को लेकर जोड़ा जाएगा। और अनुच्छेद 16(2) में जिन आधारों पर भेदभाव का निषेध है उनकी संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी साथियों? 7। एक तो ये डिफरेंस क्लियर हुआ अनुच्छेद 15 और 16 में। अब ये कहता है इस आधार पर 5 नहीं, अनुच्छेद 16(2) के तहत 7 आधार बताए हैं जिनके आधार पर आप लोक नियोजन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हो, समान व्यवहार करना है। क्लियर है? इसी में आप पढ़ोगे अनुच्छेद 16(3). क्या पढ़ोगे? अनुच्छेद 16(3). अनुच्छेद 16(3) राज्यों को अधिकार देगा। किसको देगा? संसद को। संसद को, सरकार को यह अधिकार है। अब क्या अधिकार प्राप्त है? संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य में लोक नियोजन में, भाई लोक नियोजन में आवास की बाध्यता कर सकती है। आवास की बाध्यता कर सकती है। कुछ सीट उस राज्य के निवासियों को आरक्षित कर सकती है। उस राज्य के निवासियों को क्या कर सकती है दोस्तों? आरक्षित कर सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 16 का 3 कि अनुच्छेद 16 के 3 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि भाई ठीक है, आपको पता है 16(2) में आवास की बाध्यता की थी, आवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 16(3) इसका अपवाद है कि अगर संसद चाहे तो वह किसी राज्य में सीटों को रिजर्व कर सकती है, जो आवास की बाध्यता है उसको समाप्त कर सकती है। क्लियर है? यह है 16(3). इसी में एक आर्टिकल मिलता है 16(4). इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अनुच्छेद 16(4) ये क्या है दोस्तों? ये देखो 16(4) में क्या है कि जैसे किसी वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई लोक नियोजन का कार्य है, सरकारी नौकरी का कोई कार्य है और कोई ऐसा वर्ग है, विशेष पिछड़ा वर्ग है जिसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण हो सकता है सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन भी हो सकता है। अगर इस आधार पर किसी वर्ग को क्या नहीं मिल रहा है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 340 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा और उस वर्ग
के लिए कोई मंडल बना सकता है, कोई आयोग का गठन कर सकता है। और इसी अनुच्छेद 340 का प्रयोग पहली बार होगा भारत में 1953 में। कब होगा? 1953 में। काका कालेलकर, कौन है? काका कालेलकर आयोग का गठन होगा और यह प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी है। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। देखो यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, अगर प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पूछ ले दोस्तों तो आपको याद होना चाहिए काका कालेलकर आयोग है। कब गठित होगा? 1953 में गठित होगा। लेकिन फिर इसके बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा। वैसे तो 1978 में बना था, लेकिन जनवरी 1979 में कार्य करना प्रारंभ करेगा। तत्कालीन जो पीएम है दोस्तों वो है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई पीएम है। उनके समय पर बीपी मंडल, जिसको मंडल आयोग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मंडल आयोग का गठन होगा। ये अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपेगा, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर जाएगी और पीएम हो जाएंगी इंदिरा गांधी। कौन हो जाएंगी? इंदिरा गांधी। अब जब तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी बीपी मंडल ने, क्या कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया मंडल आयोग की सिफारिश में। लेकिन दोस्तों होगा क्या? मोरारजी देसाई जो पीएम थे उनकी सरकार गिर जाती है और इंदिरा गांधी जी की सरकार बन जाती है 80 में। इसके बाद में फिर 1990 आएगा और 1990 में पीएम बनेंगे बीपी सिंह। कौन बनेंगे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ओबीसी को 27% जनसंख्या के अनुपात में क्या कर दिया? रिजर्वेशन प्रदान कर दिया। जैसे ही रिजर्वेशन प्रदान होगा मंडल आयोग के आधार पर, तो आपको पता है एक बाद आता है यहां पर इंदिरा साहनी। कौन सा आएगा? इंदिरा साहनी बाद। और ये आपको 1992, क्या है? 1992। कभी कभी क्या होता है, इन बादों को एक साइड सूची 1 और सूची 2 दे देता है, एक साइड बाद दे देगा, एक साइड इनके ईयर देगा। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इंदिरा साहनी बाद ईयर आपको याद होना चाहिए 1992 है। इसमें जो ये बाद आएगा ना, ये इसी के उसमें आया है कि भाई इस प्रकार जो तुमने रिजर्वेशन दिया है ना, ये गलत दिया है ना। लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय देगा और रिजर्वेशन की जो वो है अधिकतम सीमा उसको कर देगा फिक्स कि अधिकतम रिजर्वेशन कितना दिया जा सकता है? 50% दिया जा सकता है। और आरक्षण का जो प्रावधान है वो केवल सरकारी नौकरी में होगा, पदोन्नति में, प्रमोशन में नहीं होगा। ये प्रावधान किए जाते हैं इंदिरा साहनी केस के बाद। क्लियर है दोस्तों? ये था अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट हमने पढ़ा, जिसमें एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी के साथ समान व्यवहार करना है, समानता रखनी है, अनुच्छेद 16(1) के तहत। अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि अनुच्छेद 15 में तो केवल 5 आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन 16(2) में 2 आधार और बढ़ते हैं, एक उद्भव के आधार पर और एक निवास के आधार पर। ये 16(2) है। धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश और जन्म स्थान के आधार पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 वो और 2 और, इस प्रकार 7 आधारों पर क्या है? भेदभाव नहीं करना है अनुच्छेद 16(2) के तहत। अनुच्छेद 16 जो 3 है उसमें वर्णन है कि संसद को अधिकार प्रदान है कि वो क्या कर सकती है? किसी राज्य की नौकरी में उस राज्य के निवास की बाध्यता कर सकती है, ये संसद को अधिकार है। 16(4) में क्या है? राष्ट्रपति को अधिकार दे रखा है कि जैसे किसी वर्ग को किसी आधार पर सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण
अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो उस वर्ग विशेष को उस प्रतिनिधित्व तक पहुंचाने के लिए एक मंडल या आयोग के गठन का प्रावधान होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा और कोई आयोग का गठन करेगा, जिसमें सबसे पहले जो आयोग बना वो बना प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, जो किसकी वो है काका कालेलकर। उसके बाद हमने देखा कि एक 1978-79 में एक आयोग बनता है बीपी मंडल, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं, लेकिन सरकार गिरेगी। 80 में प्रधानमंत्री बनेंगी इंदिरा गांधी और इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी मंडल जी के द्वारा उस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद 1990 में पीएम बनते हैं बीपी सिंह और इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे। लागू करते ही एक बाद आएगा इंदिरा साहनी बाद 1992 में, और इसमें प्रावधान किए जाएंगे कि अधिकतम जो रिजर्वेशन है वो कितना किया जा सकता है, केवल 50%। और ये जो आरक्षण है ना दोस्तों, ये केवल और केवल क्या है, सरकारी नौकरियों में है और पदोन्नति में नहीं। अब थोड़ा सा एक प्रश्न आपके सामने आया होगा कि साहब रिजर्वेशन की बात जो है वो अनुच्छेद 15(4) में भी थी, हमने देखा था सामाजिक या पिछड़े प्रथम संविधान संशोधन 1951 होगा और 15(4) जोड़ा जाएगा भारतीय संविधान में, जिसमें पहली बार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों दोनों में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि 15(4) बात करता है शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की और 16(4) बात करता है साथियों किसकी, सरकारी नौकरी में आरक्षण। क्लियर है दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं अनुच्छेद 17 की ओर और दोस्तों अनुच्छेद 17 में मिलता है आपको अस्पृश्यता का अंत। क्या है, अस्पृश्यता का अंत है छुआछूत। अनुच्छेद 17 का प्रयोग करते हुए छुआछूत का पूर्णतया निषेध किया गया है। क्या है, पूर्णतया निषेध किया गया है। और आप देखोगे इसके तहत देखो संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो कानून बना सकती है और सबसे पहले छुआछूत के लिए कानून बनेगा 1955 में, जिसमें संशोधन होगा दोस्तों 1976 में। और सबसे बड़ी बात है कि इसके उल्लंघन पर आईपीसी की धारा के तहत सजा का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 17 बहुत एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न हुआ करता था कुछ दिनों पहले तक, खूब सारी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 है, जिसके तहत भारतीय संविधान छुआछूत का विरोध करता है, प्रतिषेध करता है, निषेध करता है। एक आर्टिकल और है समानता के अधिकार को लेकर, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। समस्त प्रकार की जो उपाधियां हैं उनका अंत किया गया है, जिसमें आप पढ़ते हो केवल 2 क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में ही केवल उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं, अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। दूसरा, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है जो विदेश में नौकरी कर रहा है और उसको किसी विदेश से क्या प्राप्त करनी है, उपाधि प्राप्त करनी है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही उपाधि प्राप्त की जा सकती है। विदेश से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं ले सकता है। ये वर्णन करता है दोस्तों अनुच्छेद 18। 14 से लेकर 18 तक आज की क्लास में हमने समानता के अधिकार को लेकर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो प्यार और स्नेह आपके द्वारा मेरे लिए और मेरी टीम के लिए मिल रहा है उसको बरकरार बनाए रखें। क्लास को प्रतिदिन रेगुलर देखते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।